हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लेंगे या 70 में 65 प्लस का स्कोर भी आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में मैंने शामिल किया है। मेरे प्यारे बच्चों, 825 ईपी कोड का पेपर है और सामाजिक विज्ञान विषय का कोड क्या होता है? 932। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। जैसा कि आपने हिंदी विषय का पेपर दिया है, आपको सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, कैसे ओएमआर भरना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आप जान चुके हैं पहले से ही। मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न करना है। और दूसरा यहाँ पर निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर भरना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने हिंदी विषय में खंड आ के 20 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट में भरा, ठीक वैसे ही सामाजिक विज्ञान में भी जो खंड आ के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उनको भी आपको ओएमआर सीट में, यानी उनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने पहले प्रश्न का विकल्प भर दिया बी वाला और सही था डी वाला। अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई या आपको एहसास हो गया, तो अब आपको क्या करना है? इसको ना तो इस तरह से काटना है, ना ही इरेजर और ना ही इसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही आपको डी वाला विकल्प भरना है। कुछ भी नहीं करना, एक बार भर गया विकल्प सो भर गया। इसलिए ओएमआर सीट आप अच्छे से भरिएगा, बिल्कुल कन्फर्म हो जाए तभी आप विकल्पों को यानी गोलों को काला कीजिएगा। तो ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे ना तो काटना है, ना इरेजर और ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप की एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप की और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी अंकन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसको आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छे से बांध देना होगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। इन प्रश्नों को आप लोग अपनी नोट्स पर लिख लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प इस प्रश्न के इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 1788 ईस्वी, दूसरा 1787 ईस्वी, तीसरा 1789 ईस्वी, चौथा 1790 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब? सन 1789 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 1884 ईस्वी में, दूसरा विकल्प 1882 ईस्वी में, तीसरा विकल्प 1885 ईस्वी में और चौथा 1886 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? विकल्प है पहला 1919 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1924 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1934 ईस्वी में और यहाँ पर चौथा है विकल्प सन 1929 ईस्वी में। तो विश्व में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? विकल्प इस प्रश्न के कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में, दूसरा विकल्प जर्मनी में, तीसरा विकल्प है इटली में, चौथा है विकल्प फ्रांस में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा इंग्लैंड में। कहाँ पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुलामगिरी। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, गुलामगिरी का लेखक कौन था? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प ज्योतिबा फूले, दूसरा विकल्प रामा स्वामी नयकर और तीसरा विकल्प डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, चौथा विकल्प है कैलाश बासिनी देवी। तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे या गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। पहला ही विकल्प सही है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? यहाँ पर पहला है विकल्प पौधे, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा है विकल्प चट्टानें, चौथा विकल्प है मछलियाँ। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें प्रायः जीवन पाया जाता है, जिनकी वृद्धि व विकास होता है, जिनकी वृद्धि व विकास होता है। क्या कहलाते हैं? जैव या जैवीय संसाधन कहलाते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों? जैवीय संसाधन कहलाते हैं। और यहाँ पर अजैव संसाधन, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अजैव संसाधन या अजैवीय संसाधन किसे कहते हैं? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। अजैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें प्रायः मेरे प्यारे बच्चों जीवन नहीं पाया जाता, जिनकी वृद्धि व विकास नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न में पूछा गया है, क्या आप ही बताओ, पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है? जी हाँ, पाया जाता है। पशुओं में जी पाया जाता है, मछलियों में भी जीवन पाया जाता है, लेकिन जो चट्टानें हैं ये अजैवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे स्पष्ट रूप से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आ गया है अथवा नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? विकल्प हैं इस प्रश्न के इस प्रकार से। पहला है विकल्प घास के मैदान को,
दूसरा विकल्प है सघन झाड़ी को, तीसरा विकल्प है हरे पेड़ पौधों को और चौथा विकल्प है प्राकृतिक वनस्पति को। तो हरा सोना कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही घास के मैदान, सघन झाड़ी और हरे पेड़ या हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, प्राकृतिक वनस्पति को। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? पहला है विकल्प यहाँ पर 95%, दूसरा 96%, तीसरा विकल्प 97.5% और यहाँ पर चौथा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 98%। जल मंडल का 97.5% जल किस भाग में या किस रूप में उपलब्ध है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा समुद्री जल के रूप में, यानी 97.5% जल समुद्रों में पाया जाता है और शेष जल अन्यत्र जगह पर होता है, यानी भूमिगत जल है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? करतन दहन, यहाँ पर कारतन नहीं होगा करतन होगा, करतन दहन कृषि जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प इस प्रश्न के इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है मिजोरम, चौथा विकल्प है उत्तर प्रदेश। तो करतन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, यह दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहला है विकल्प यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कोयला, दूसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोयला। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और ऊर्जा के गैर परंपरागत परंपरागत स्रोत या साधन क्या होते हैं? चलिए मैं इसको भी अच्छे से बता दूं आप सभी को। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर दिए गए प्रश्न का विकल्प में आप देख सकते हैं, विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार से, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो उत्तर क्या है? कोयला। कोयला को यदि हम एक बार प्रयोग में लाते हैं, उसको जलाते हैं, तो दोबारा वह प्रयोग के काबिल नहीं रहता, यानी वह दोबारा जलाने योग्य नहीं रहता। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, और ऐसे स्रोत जो है नष्ट होने की कगार पर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका हम एक से अधिक बार प्रयोग करते रहते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको इस प्रश्न का अच्छे से उत्तर समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? पहला है विकल्प सीमेंट, दूसरा विकल्प है एल्यूमिनियम, तीसरा विकल्प है प्लास्टिक, चौथा विकल्प है मोटर गाड़ी। तो कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सीमेंट जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में
प्रयोग में लाता है। प्रश्न संख्या 12 है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या आंतरिक व्यापार कहते हैं, या बाहरी व्यापार कहते हैं, या स्थानीय व्यापार कहते हैं? तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई, उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और मध्य प्रदेश में खरीद ली गई। कहाँ? मध्य प्रदेश में खरीद ली गई। तो इस वस्तु का क्रय कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। या मध्य प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, जो कि दोनों प्रदेश किस देश के हैं? हमारे भारत देश के हैं। दोनों राज्य किस देश के हैं? भारत देश के हैं। और भारत मेरा और हम सभी का देश है। और वस्तु का आदान प्रदान या क्रय विक्रय कहाँ पर हुआ? एक ही देश में हुआ है। कहाँ पर? एक ही देश में हुआ है, बस राज्य बदले हैं। क्या बदले हैं? राज्य बदले हैं, यानी प्रदेश बदले हैं। तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक व्यापार। और यदि मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए हमारे भारत देश से कोई वस्तु बेची गई और पड़ोस के किसी देश में जैसे कि श्रीलंका में खरीद ली गई, या अमेरिका में खरीद ली गई, या अमेरिका से कोई वस्तु बेची गई और हमारे भारत में खरीद ली गई, तो इस प्रकार के वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि इस प्रश्न से दो तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, दूसरा विकल्प केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, तीसरा विकल्प राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, चौथा है विकल्प विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य सत्ता में साझेदारी है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला है हिंदी, दूसरा विकल्प उर्दू, तीसरा विकल्प संस्कृत, चौथा विकल्प अंग्रेजी। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? पहला है विकल्प समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं, दूसरा बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, तीसरा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, और चौथा स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है मेरे प्यारे बच्चों स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न को। भूमि एक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा? संसाधन है। यहाँ पर पहला है विकल्प इस प्रश्न का मानव निर्मित, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा से निर्मित, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक कैसा संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है। इसे ना तो मानव ने बनाया है और ना ही यह सौर ऊर्जा से निर्मित हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और वह सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी के संस्थापक कौन थे? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मायावती,
दूसरा विकल्प है साहू जी महाराज, तीसरा विकल्प है मुलायम सिंह यादव और चौथा विकल्प है काशी राम जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काशी राम। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर, और आपसे मैंने कहा था कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर का कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तीसरा, विकल्प का और खा दोनों। चौथा, इसमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, और दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी विकल्प का और खा दोनों सही हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 19 है यहाँ पर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला विकल्प है इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों 24 मार्च को, दूसरा है विकल्प यहाँ पर 24 मई को, तीसरा है विकल्प 24 सितंबर को और चौथा विकल्प है 24 दिसंबर को। तो कौन सा दिन, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, यानी प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लेना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को कब मेरे प्यारे बच्चों? 10 दिसंबर को मानवा अधिकार यानी मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, जो कि होंगे प्रश्न 50 अंकों के, वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कारणों होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में जो प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, भारतीय कृषि की कोई
तीन विशेषताएं लिखिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और प्रश्न यहाँ पर 4 का अथवा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और 6 का अथवा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन भी कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों किसी न किसी फसल की खेती के लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं उनसे एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो धान की खेती का पूछ लिया जाएगा, या गन्ने की खेती का पूछ लिया जाएगा, या गेहूं की खेती का भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 यहाँ पर होगा 4 मेरे प्यारे बच्चों 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर संघीय व्यवस्था क्या है? भारत के संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। अगला मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा 9 का के अंतर्गत, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया है, जिस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे मानचित्र पर आधारित। पहला, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्रत्येक प्रश्न है 1 नंबर का। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और यहाँ पर 5वां प्रश्न है, यहाँ पर वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 9 खा के अंतर्गत प्रश्न 5 पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो टिहरी बांध को यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। और कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र यहाँ पर भी चिन्ह होगा। मुंबई बंदरगाह को चिन्ह बना होगा यहाँ पर, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को यहाँ पर चिन्ह होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य को भी यहाँ पर इस चिन्ह होगा, जिसके द्वारा आपको दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 मार्च को इसी पैटर्न पर आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा। आप बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।